एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर अपने घर पर फिरकर कहती है, मॉम मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और इसी खुशी में मैंने अपने कंपनी के पैसे से कुछ फल खरीदे हैं जो बहुत ही डिलीशियस है। जो सुनकर इसका मॉम भी कहती है, तुम इतना प्राउड किस बात के लिए हो रही हो, और अभी का जो जमाना है कोई क्या ऐसा बंदा होगा जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं होगा। और हमारी बगल में जो लड़की है उसको कब का कंपनी से बोनस भी मिला है। और मुझे लगता है कि तुमने ये फाइल लोटस स्टोर से भी नहीं खरीदा होगा, और तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा जो भाई है वो लोटस स्टोर के सिवा किसी दूसरे स्टोर की चीजें नहीं खाता। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर भी अपने चेहरे को नीचे कर कर सॉरी कहती है, और उसी वक्त इसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और कहते हैं, मॉम हम रेडी हैं, चलो चलते हैं। और ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर का माँ भी कहती है, मेरे दोनों लड़कों को देखो, ये दोनों कितना हैंडसम और सुंदर लग रहे हैं। और ये कहकर ये तीनों कहीं पर जा रहे थे, जो देखकर हमारी मेन कैरेक्टर भी पूछती है, आप तीनों जा कहाँ रहे हो। जो सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर का माँ भी कहती है, तुम्हारे भाई ने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पास कर चुका है, इस खुशी में मैं इनको इनके नानी के घर पर उनसे मिलाने के लिए ले जा रही हूँ, और अगर तुम्हें और कोई भी काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और अपने फलों के टोकरी को भी अपने साथ ले जाना। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर भी सोचती है, ये कोई नया नहीं है, मेरे साथ बचपन से ऐसा होता आ रहा है। इसके बाद मेन कैरेक्टर अपने घर पे आ जाती है, और हाँ ये एक भाड़े के रूम में रहती है, अपने माँ के साथ नहीं। और कमरे में फिरने के बाद ये शावर लेकर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। उसी वक्त इसको याद आता है कि ये एक नॉवल पढ़ रही थी, एक एडॉप्टेड डॉटर और उसके लवेड फादर के बारे में। जो पढ़ने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर सोचती है, इस मानवा के हीरोइन को सभी लोग पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ मैं पता नहीं क्यों सभी लोग मुझे ऐसे हेट करते हैं। काश एक ऐसा दुनिया होता जहाँ पर सभी लोग मुझे इस हीरोइन जैसा प्यार करते हैं। और ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर वही पड़ी सो जाती है, मगर हमारे मेन कैरेक्टर के बात एक जगह पे गूंज रहा था कि काश एक ऐसा दुनिया होता जहाँ पर सभी लोग मुझे ऐसे प्यार करते। और अगले ही समय में हमारे मेन कैरेक्टर आंखें खोलती है तो ये एक बच्ची की बॉडी में थी, और आसपास के सभी स्ट्रक्चर तस्वीरें ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आती है कि ये सब कुछ तो उस मानवा में था जो मैं पढ़ रही थी। और बाहर आकर ये कंफर्म हो जाती है कि हाँ मैं उस मानवा में ही फंस गई। और हमारी मेन कैरेक्टर स्टोरी के बारे में बताती है कि ये एटम फैमिली है जिसको ड्रैगन फैमिली भी कहा जाता है, और कई जनरेशन पहले इनका फैमिली ड्रैगन के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से इन्होंने ड्रैगन ब्लड भी पिया था, और इसी के वजह से इनके फैमिली में नॉर्मल ह्यूमन के तुलना में ज्यादा ताकत और ज्यादा माना रहता है। और कहा जाता है ना, सभी चीजों का एक डार्क साइड रहता है, इसका भी एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कभी कभी इनका माना अपने कंट्रोल में नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जिस वजह से ये अपने फैमिली दोस्त किसी को भी नहीं पहचानता, सभी को झटके में मार देता है जो भी इनके सामने आए। मगर इस मानव का जो मेन हीरोइन है उसके पास एक प्यूरिफाई मैजिक है, जिसकी वजह से ये इस ईडम फैमिली के गुस्से को शांत कर पाती है। और ये सोचकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं सच में इस मानव के अंदर हूँ, अभी मैं अपने पिंक हेयर के जैसे इस पिंक लाइफ को एंजॉय करूंगी। एक मिनट रुको, मेरे पिंक हेयर है मगर मेन हीरोइन को तो पूरे काले बाल थे, तो मैं ये किसके बॉडी में आ चुकी हूँ। और उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि इसका नाम इलेन है, और ये एक नाजायज बेटी है इस फैमिली में। मगर शुरुआत में तो सभी लोग इसे एक लकी चाइल्ड मानते थे, मगर एरन जब 5 साल की हुई, एक न्यू ईयर के पार्टी के समय में एक दुर्घटना की वजह से आर्यन के फैमिली वंश पर सवाल उठाए गए, जिसकी वजह से आर्यन को बचपन में ही फैमिली से निकाला गया। और ये सोचकर हमारी मेन कैरेक्टर चॉकलेट मिल्क पीती हुई सोचती है कि एरन का लाइफ बहुत ही बुरा था, मगर मैं एरन बनकर क्यों पैदा हुई। मगर ये देखकर एक मेड भागती हुई आती है कि मिस एरन ये अभी मत पीना, मगर हमारी मेन कैरेक्टर ये पी लेती है और इसको एक झटका भी लगता है, जो देखकर मेड कहती है, मिस क्या आप ठीक हो, लगता है ये अभी भी गर्म है, और बहुत ही प्यार से कहती है इसको ठंडा होने दो, उसके बाद आप ये बिस्किट के साथ खाना, फिर आपको अच्छा लगेगा। मगर हमारी मेन कैरेक्टर कहती है, माइला ये था क्या, ये बहुत ही टेस्टी है। जो सुन के माइला भी कहता है, आपको अच्छा लगा ना, इसको चॉकलेट मिल्क कहा जाता है, और मुझे ये बाहर जाके लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सार्बेन नहीं है। और हमारी मेन कैरेक्टर इस मेड के बारे में बताती है कि इसका नाम मायरा है, और ये एक लौती मेड है जो इलान का देखभाल करती है, और इसकी वजह से मैं इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान पाई, और ये मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, एक बड़ी बहन जैसी। और हमारी मेन कैरेक्टर हॉट चॉकलेट पीती हुई पूछती है, मायरा इतना तैयारी किस बात का है, कल क्या कोई स्पेशल डे है। जो सुन के मायरा भी कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, कल न्यू ईयर है और हम लोग न्यू ईयर के पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से हॉट कॉफी बाहर आ जाता है, जो देख के मायरा भी कहती है, मिस आपको हो क्या गया। मगर हमारी मेन कैरेक्टर ईरन सोच रही थी, तो कल ही वो दिन है जिस दिन मुझे लात मार के घर से बाहर निकाला जाएगा, तो मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर उतर कर भागने लगती है और कहती है, मायरा मेरे बाकी हुए हॉट चॉकलेट को मेरे कमरे तक पहुंचा देना, मैं बाद में पीऊंगी। और ये कह के मायरा लाइब्रेरी की तरफ भागने लगती है कि मुझे एक नया घर ढूंढना होगा, जिसके लिए मुझे ये लाइब्रेरी में जाना होगा ताकि मैं उस ऑर्फेनेज को ढूंढ सकूं। और मुझे अभी भी याद है, इस दुनिया में एक ऑर्फेनेज होगा जिसको इस दुनिया का एक रिटायर्ड हीरो चलाता है, मगर मुझे उस ऑर्फेनेज का नाम याद क्यों नहीं आ रहा। और ये सोचते हुए हमारे मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी का दरवाजा खोलती है, जहाँ पर इसको एक आदमी नजर आता है जिसका ब्लैक कलर का हेयर था और गोल्डन आई था।
जिसको देखकर इसको याद आता है कि इसका नाम आर्नो एटम है और ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और मैं सच में इसे अपने सामने देख रही हूँ, ये सच में बहुत ही हैंडसम है। उसी वक्त ये आदमी भी इसकी तरफ मुंह घुमाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे डिवाइन मैजिक का बुक कहाँ मिलेगा। मगर इरेन स्टोरी का मेन हीरो को देखकर अभी भी जमी हुई थी। ये देखकर ये भी अपने मुंह को घुमा लेता है, जिससे इरेन अपने होश में आती है और खुद से कहती है, इसके हैंडसम चेहरे को देखकर सपना देखना बंद कर दो एरेन। और आर्नो को कहता है, मुझे लगता है डिवाइन बुक उस दूसरे कलम के पहले बुक शेल में रहेगा। ये सुनकर ये कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर एरन गुस्से में वहां से निकल जाती है कि मैं आपसे ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैंने इसे देखा ही नहीं। और ईरान आकर उस ऑर्फनेज के बारे में ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद इसे मिल भी जाती है, जो देखकर ये बहुत ही खुश हो जाती है। मगर आर्नो इसके पास ही में बैठा था, मगर हमारी ईरान इसे महसूस ही नहीं कर पाई। जब तक आर्नो कहता है, तुम हो क्या, तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम है। जो सुनकर ईरान डर जाती है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। उसी वक्त आर्नो फिर से कहता है, तुम ये किस बारे में पढ़ रही हो। जो सुनकर इरन सोचती है, मुझे वैसे भी कल ये लोग घर से निकाल देंगे, फिर भी मैं आज पकड़ी नहीं जाना चाहती, इसलिए मुस्कुराकर कहती है, मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रही थी। ये सुन के आर्नो भी सिर्फ कहता है ठीक है, ये कह के वहाँ से निकल जाता है। जो देखकर इरन भी थोड़ा सा शांत होती है, मगर उसी वक्त इरन के हाथ से बुक नीचे गिर जाता है और इरन पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और हमें मेन कैरेक्टर बताती है कि इरन को घर से निकलने की वजह यही था कि इरन असलियत में एक ड्रैगन है और न्यू ईयर के समय में ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और सभी के सामने ड्रैगन बन गई थी, जिसके वजह से इसके ओरिजिन के ऊपर सवाल उठाया गया और इसको घर से भी निकाला गया। और ये सोचकर अपने कपड़े को खींचकर कहीं पर छुपाने के लिए ले जा रही थी और ये भी सोचती है कि मैं अभी इंसान कैसे बनूं। और उसी वक्त इसको एक रिंग नजर आता है और ये भी जाकर उठा लेती है कि ये देखने से बहुत ही महंगा लगता है। और ये देखकर सोचती है कि ये देखने से कुछ जाना पहचाना भी लग रहा है और इसको याद आता है कि ये तो आर्नो का रिंग है। और उसी वक्त आर्नो भी दरवाजा खोलकर अंदर चला आता है और आर्नो नोटिस करता है ईरान अपने कपड़ों के अंदर अजीब होकर बैठी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जो देखकर ये भी नीचे आ जाता है और धीरे से कपड़े को उठाकर कहता है, तुम ये किस तरीके का गेम खेल रही हो। जो सुनकर आयरन भी कहती है, मुझे ये पड़ा हुआ मिला जिसको मैं उठा रही थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आयरन पकड़ी जाती, मगर ये सही समय पर अपने कपड़ों के अंदर छुप गई और इंसान के रूप में बदल गई। अभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर आर्नो कहता है कि तुम मेरे रिंग के बारे में बात कर रही हो। जो सुनकर आयरन कहती है, हाँ मुझे ये बुक शेल के अंदर से मिला, मैंने इसे क्लीन भी कर दिया है। जो देख के आर्नो भी कहता है, हाँ तुमने ये अच्छी तरीके से क्लीन किया है और मैं जल्दी से वापस आ गया क्योंकि ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और तुमने ये बहुत ही अच्छे से रखा, इसके लिए थैंक यू। ये कह के इसके सिर को सहलाने लगता है, मगर आयरन मनी मन सोचती है, मुझे जल्दी से इसको रिंग देकर अपने कमरे में जाना होगा। और मुझे जितना पता है इस आदमी को किसी का सोना पसंद नहीं, इसलिए मुझे ये बिना टच किए हुए इसको देना होगा। इसलिए आयरन ऊपर से ये रिंग देती है और आर्नो भी ये रिंग लेकर रिंग की तरफ देखता ही रहता है। जो देखकर आयरन भी कहती है, ठीक है मैं यहाँ से चलते हूँ, यह कह के भागते हुए वहां से निकल जाती है। और पीछे से आर्नो उठकर बहुत ही इविल तरीके से हंसते हुए कहता है, मुझे मिल गया। इसके बाद अगले दिन हमें सीधा बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरन ये सब कुछ देखकर सोच रही थी, देश का सभी नॉवल फैमिली इस बैंक्वेट में आए हैं और इसी बैंक्वेट में असली आइडस ड्रैगन में बदल गई थी। ये उसके लिए बहुत ही डरावना होगा। और जो भी हो, मैंने उस ऑर्फेनेज का पता लगा लिया कि वो कहाँ पर है और रात भर जगकर मैंने मेंशन की कीमती चीजें इकट्ठा की है ताकि बाद में बेचकर कुछ पैसे मिल सके। और मैं सच में बहुत ही स्मार्ट हूँ, ये जो मुझे पैसे मिले इन पैसों से मैं सीधा ऑर्फेनेज में चली जाऊंगी। उसी वक्त ये सैनिक या जो भी कहो ये कहते हैं, हमारे एमपीएस है भी ये 12th जनरेशन ड्रैगन मिरियल एटम पधार रहे हैं। और ये मिरियल एटम आकर बहुत ही कूल तरीके से अपने सिंहासन में बैठ जाता है और कहता है इस न्यू ईयर की गैदरिंग को शुरू किया जाए। और हमें बताया जाता है कि ये मिरियल एटम इस 12th जनरेशन एटम फैमिली का हेड है और ये आर्नो इस मियर इटम के पहले बेटे हैं और ये दोनों भी इस ड्यूक के बेटे हैं। और ये चारों इस जनरेशन का इटम फैमिली है जिनके अंदर ड्रैगन ब्लड है। और ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहे थे कि ये सच में बहुत ही पावरफुल फैमिली है, इनके आते ही पूरे बैंक्वेट शांत हो गए। और उसी वक्त ये आर्नो ईरान की तरफ देखकर हाथ हिलाता है, जो देखकर ईरान भी थोड़ा से डर जाती है। मगर आसपास के लोग तो बातें करने लगते हैं, क्या तुमने देखा आर्नो इस छोटे से बच्ची को हाई कह रहा है। ये देखकर ईरान और ज्यादा अटेंशन अपने तरफ ना आए, इसलिए ये भी अपने हाथ को हिलाकर हाई कहती है। जो देखकर आर्नो को ईरान बहुत ही क्यूट और प्यारी लगती है। उसी वक्त ये बटलर या जो भी कहो ये कहता है, ड्यूक क्या मैं पहले ऑर्डर को बुला सकता हूँ। जो सुनकर ये ड्यूक भी कहता है, हाँ जल्दी से शुरू करो। जो सुनकर ये बटलर भी कहता है, सबसे पहले है विन प्लीज सामने आ जाओ। और ये भी कहता है, ड्यूक मैं इस साल एक नए पौधे के बारे में खोज करना चाहता हूँ। ये देखकर ईरान सोचती है, न्यू ईयर के समय में इटम फैमिली एक साथ गैदर होकर लोगों के न्यू ईयर के एनुअल प्लान के बारे में सुनते हैं। उसी वक्त ये आदमी भी कहता है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक नए पौधे के बारे में खोज किया गया और इस
इस पौधे का बहुत ही अच्छा खुशबू है और ये आपके दिमाग और मन को शांत रखेगा। मगर उसी वक्त ड्यूक इसको रोक देता है कि रुक जाओ, क्या तुमने पहले के रिसर्च मटेरियल को पढ़ा? ये सुनकर ये आदमी भी कहता है हाँ मैंने पढ़ा, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हो? ड्यूक गुस्से में कहता है इस पौधे का खोज बहुत ही पहले किया गया था, क्या तुम्हारे सिर पे भी फूल खिला है? और तुम इन चीजों के बारे में जानोगे भी कैसे जो अपने सभी पैसे एक महंगे बार के ऊपर उड़ा दे? और मुझे ये भी पता है तुम स्टोर में लड़कियों को परेशान करते हो और तुम अपने फैमिली नाम के मदद से बहुत सारे उधार लेकर अभी कर्ज पे डूबे हो। ये सुनकर ये आदमी भी कहता है नहीं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं है। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है ये सच नहीं है तो तुम ही बताओ सच क्या है? और ये सुनकर ये आदमी भी हकलाने लगता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। ये देखकर ड्यूक भी कहता है तुम जैसे बंदे रॉयल फैमिली के नाम खराब करते हैं, तुम्हें तो जिंदा भी नहीं रहने देना चाहिए। और इतना कुछ सुनने के बाद ये आदमी डर कर घुटने पे आ जाता है और माफी मांगता है। और ये देखकर आयरन फिर से सोचती है इटम फैमिली का गैदरिंग लोगों के डार्क पास्ट को भी सभी के सामने रिवील करते हैं। इसके बाद एक लड़के का बाड़ी था जिसके राय को भी ड्यूक कसरा कह के रिजेक्ट कर देता है। और इस लड़के के बाद हमारी मेन कैरेक्टर आयरन की बाड़ी थी और बटलर भी कहता है नेक्स्ट कौन है आगे आ जाओ। मगर ये सब कुछ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर आयरन पूरी डरी हुई थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मगर फिर भी आयरन हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। और ये देखकर ड्यूक भी कहता है ये छोटी सी फुलझड़ी कौन है? और आयरन को देखकर रेड हेयर वाला लड़का भी कहता है ये तो बहुत ही छोटी है, छोटी बच्ची हो क्या? उसी वक्त आर्नो ड्यूक को कहता है आपको इसको इसके नाम से बुलाना चाहिए। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है बोलो छोटी बच्ची, मतलब आयरन तुम्हारी न्यू ईयर का प्लान क्या है? मगर आयरन तो पूरी डरी हुई थी और सोचती है कि मुझे तो ऑर्फनेज जाना है, मैं ये कैसे बोलूं? और इस सिचुएशन में मुझे ड्रैगन बन जाना ही बेहतर लग रहा है। उसी वक्त ड्यूक फिर से कहता है क्या हुआ, बोलो आयरन तुम्हारी न्यू ईयर का प्लान क्या है? जो सुनकर आयरन भी कहती है मैं बिना किसी के रोके हुए घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। ये सुनकर ड्यूक भी हैरान हो जाता है और बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त ड्यूक फिर से कहता है क्या मैंने सही सुना, तुम अपने घर छोड़ना चाहती हो? जो सुनकर आयरन भी हाँ में जवाब देती है। जो सुनकर ड्यूक भी फिर से कहता है मगर तुम अपना घर क्यों छोड़ना चाहती हो? जो सुनकर आयरन भी कहती है मुझे अपने बारे में यह कह सकते हो अपने पैदा होने को लेकर एक राज पता है। मगर अंदर से आयरन खुद को रोके जा रही थी कि तुम ये क्या कह रही हो, रुक जाओ। ये सुनकर ड्यूक भी इस सीक्रेट के बारे में पूछता है कि तुम किस राज के बारे में कह रही हो? जो सुनकर आयरन भी रुक रुक कर कहती है कि ऐसा है कि मैं ना, मगर उसी वक्त एक सैनिक आता है जो हमारे आयरन को रोक देती है और कहता है ड्यूक एक बड़ा सा परेशानी आ चुका है। और ड्यूक भी कहता है बोलो क्या हुआ? और ये सैनिक भी कहता है जो फ्लोटिंग स्टोन खदान है वो गिर चुका है और ऐसा लग रहा है कुछ कर्मचारी और एक मैनेजर उसके अंदर फंस गए हैं। जो सुनकर ड्यूक भी पूछता है सिचुएशन क्या है? जो सुनकर ये सैनिक भी कहता है अभी तक कोई मरा नहीं मगर बहुत आदमी घायल हो चुके हैं। ये सुनकर ड्यूक भी सोच में पड़ जाता है कि कैसे उनको सेफली बाहर निकाला जाए। और ये सब कुछ सोचते हुए आइरिस की तरफ देखता है जो देखकर आइरिस भी डर जाती है। उसी वक्त ड्यूक उठकर सभी को कहता है कि न्यू ईयर गैदरिंग कुछ दिनों बाद फिर से होगा, तब तक सभी इस महल में ही रहेंगे और इसके अलावा भी तुम और तुम सभी आदमी और लड़के चुपचाप मेरे पीछे चलो। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। जो देखकर ड्यूक अपना तलवार निकल लेता है कि कोई अगर मना करे तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये देखकर सभी लोग कहते हैं हम आ रहे हैं और ये कह के रोते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और उसी वक्त ड्यूक हमारी मेन कैरेक्टर आयरन को भी कहती है तुम भी। जो सुन के आयरन भी हमें जवाब देती है और सोचती है लगता है मुझे भी जाना होगा, ये सोच के रोने लगती है। जो देखकर सभी लोगों को भी बुरा लगता है। उसी वक्त आयरन सोचती है कि मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए वरना सभी लोग मुझे हेट करेंगे। और आसपास देखकर एक लड़के को कहता है क्या मुझे एक रूमाल मिल सकता है? जो देखकर आसपास के सभी लड़के और लड़कियां भी अपने हाथ में रूमाल निकाल लेते हैं कि हमारे पास भी है। और इनको देखकर ये लड़का भी जल्दी से अपना रूमाल निकल कर आगे बढ़ा देता है कि ये लो। और ये देखकर आयरन सोचती है यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ये सोचकर ये लेने ही वाली थी। उसी वक्त ड्यूक ये हाथ में लेकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा अपने आंसू पोंछने के लिए और अगली बार गैदरिंग तुमसे ही शुरू होगा, इसलिए ध्यान से सोचना तुम्हें जो कहना है। जो सुनकर आयरन कहती है कि आप मुझे लेके नहीं जाओगे? जो सुनकर ड्यूक भी कहता है तुम जैसे छोटे फुलझड़ी हुआ क्या करेंगे, तुम तो गाय के खाने के भी काम नहीं आओगे। जो सुनकर ये भी सोचती है मैं और गाय का खाना, और ये सोचकर कहती है ग्रैंडपा आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं? जो सुनकर ड्यूक भी कहता है तुम जैसे छोटी बच्ची के लिए ये जानना जरूरी नहीं है। और उसी वक्त ड्यूक को भी रियलाइज होता है कि आयरिस ने इसको ग्रैंडपा कही, इसलिए पूछता भी है अभी तुमने मुझे क्या कहा? जो सुनकर आइरिस भी कहती है आप लोग जा कहाँ रहे हो? ड्यूक भी कहता है ये वाला नहीं। आइरिस भी कहती है गाय का खाना। ये सुनकर ड्यूक भी फिर से कहता है इसके पहले। उसी वक्त आइरिस को रियलाइज होता है कि इसने गलती से ड्यूक को ग्रैंडपा कहा और ये सोचकर ये डर रही थी और सोचती है अगर तुम हंसते रहे तो लोगों के बातों का बुरा नहीं लगेगा, इसलिए हंसती हुई ये कह सकते हो मुस्कुरा के ग्रैंडपा कहती है। ये सुनकर ड्यूक पहले सरप्राइज होता है, उसके बाद फिर से पूछता है क्या कहा तुमने? जो सुनकर आइरिस भी फिर से कहती है ग्रैंडपा और सोचती है कि ये वाला नहीं था।
अब तो मैं गई, मगर उसी वक्त ड्यूक पीछे मुड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, तो ठीक है छोटी सी क्यूट सी फुलझड़ी, हम अगली बार मिलेंगे और अगली बार तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा, इसलिए तैयार रहना। जो सुनकर हमारे आइरिस भी सोचती है अगली बार, लगता है अगली बार मैं मारी जाऊंगी। और इसी तरीके से ये गैदरिंग यहीं पर ही खत्म होता है और आइरिस आकर बाहर बैठ जाती है और सोच रही थी कि मुझे किसी तरीके से इस घर से भागना होगा, मगर मैं कैसे भागूं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें सोच रही थी, मगर उसी वक्त इसके सिर पे कोई पेपर फेंक के मारता है, जो देखकर ये भी सोचती है कि ये था क्या, मगर उसी वक्त इसके सिर की तरफ एक बॉल आता है, मगर ये किसी तरीके से बच जाती है। और ये देखकर कुछ लड़के हंस रहे थे और कहते हैं ये देखो रोती हुई बच्ची जो हर वक्त रोती रहती है, लगता है इसका घर नहीं है और दोस्त भी नहीं है, इसलिए अकेली ऐसे बैठी है। और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ खेल सकती हो, मगर तुम्हें ये बॉल लाकर हमें देना पड़ेगा और हमारे हर बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। जो देखकर आइरिस इन तीनों को इग्नोर मारती है, मगर उसी वक्त दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें एडुकेट और एजुकेशन नहीं दिया जो तुम इतने घमंडी हो। जो सुनकर ये लड़का फिर से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता इसका माँ नहीं है, इसका कोई भी नहीं है। और ये सुनकर इस बार आइरिस भी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। और दूसरी तरफ ये लड़का कहता ही जाता है कि मेरे माँ ने कहा था ऐसे बच्चों से ना खेले जिनके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए हम वैसे भी इसके साथ खेलने वाले नहीं थे। जो सुनकर ये लड़का भी कहता है इसका माँ नहीं है, इसका फैमिली नहीं है, इसका घर नहीं है, तो इसके पास है क्या। ये सुनकर दूसरा लड़का कहता है इसके पास है ना, इसका पैदा होने का सीक्रेट जो सिर्फ इसको ही पता है। जो सुनकर ये दोनों लड़के भी जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये सच में बहुत ही फनी था। मगर उसी वक्त ये दोनों भी एकदम से रुक जाते हैं और कहते हैं भाई अपने पीछे देख। ये सुनकर ये लड़का भी कहता है मेरे पीछे है क्या जो तुम दोनों एकदम से रुक गए। और ये कह के पीछे देखता है तो पीछे आइरिस बहुत ही बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर खड़ी थी, जो देखकर ये लड़का भी डर जाता है और दूर से एक धड़ाम से साउंड आता है और इस लड़के का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। मगर आइरिस ने इस पत्थर को इसके सामने फेंका था, इसलिए इसको कुछ भी नहीं हुआ। मगर पीछे से इसका मोटा दोस्त कहता है क्या तुम पागल हो, मैं जरूर इस बारे में अपने माँ को बताऊंगा, फिर तुम देखना वो तुम्हारी क्या हालत करेगी। जो सुनकर आइरिस भी गुस्से में कहती है तुम्हें जिसको बोलना है जाकर बोल दो, और अगर पेरिस होने के बाद भी तुम्हारा जैसा पर्सनालिटी हो ना, मैं बिना पेरिस के ही सही हूँ। जो सुनकर इस लड़के को भी गुस्सा आता है कि तुम कमी नहीं कहेगी। उसी वक्त इसके पीछे से इसका दोस्त रोक लेता है कि भाई छोड़ो इसको, ये वैसे भी पागल और गवार है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें कहता है जिससे आइरिस फिर से पत्थर उठाकर इनके पीछे पड़ जाती है। और इन तीनों को डराकर भगाने के बाद आइरिस रुक जाती है और उनके कुछ बातों से आइरिस को सच में बहुत ही बुरा लगा था कि मैं सच में बहुत ही अनलक्की हूँ। और हमें आइरिस का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर इसका भाई इसको कहता है कि हम कितनी बार कहे कि तुम हमसे दूर रहा करो, इतने अच्छे कॉलेज में भी तुम ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर आती हो, तुम्हें अपने दोस्तों के सामने बड़ी बहन कहने से मैं मर जाना ही पसंद करूंगा। और दूसरी तरफ इसकी माँ जो किसी से बातें करती है कि हाँ मेरे दोनों बेटे ही अच्छे हैं, मैं बहुत ही जल्द उन दोनों को देसी दही एलिट स्कूल में भेजूंगी, मगर तुम इस लड़की के बारे में कुछ करो, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं इसे डॉर्मेटरी में भेज दूंगी। और हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड और मेरे भाई मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे एक डकलिंग फैमिली, जहाँ पर फैमिली के सभी लोग एक अगलीस्ट डक को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फैमिली में किसी भी तरीके का हादसा हो तो सभी का मानना है कि वो मेरे वजह से हुआ है, और अगर मैं किसी भी चीज को लेकर फाइट करूँ तो वो भी मेरी ही गलती है। और यही सब कुछ सोचकर ये रो रही थी कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। मगर उसी वक्त इसको एक बिल्ली का आवाज सुनाई देता है जो इसके बगल में ही बैठा था। ये देखकर आइरिस भी बैठ जाती है और कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। और ऐसे ही बिल्ली से बातें करने लगती है कि क्या तुम यहाँ घूमने के लिए आई हो। और ये भी सोचती है अगर उस लड़के ने अपने माँ को लेकर आ गई और मुझे उनके बेटे के ऊपर पत्थर फेंकने की कॉम्पनसेशन के लिए पैसे मांगी तो मैं क्या करूंगी। और ये सोचकर बिल्ली को कहती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी। मगर उसी वक्त बिल्ली भी पीछे मुड़कर झाड़ियों पे चली जाती है, जो देखकर आइरिस भी बहुत ही सैड हो जाती है। मगर ये बिल्ली अपने बच्चे को लेकर आती है, जो देखकर आइरिस भी कहती है क्या ये तुम्हारा फैमिली है। मगर ये फैमिली शब्द कहते ही आइरिस फिर से सैड हो जाती है। मगर ये दोनों आइरिस के शूलेस के साथ खेल रहे थे, जो देखकर आइरिस भी मुस्कुराती है और उसके बाद बिल्ली से बातें करने लगती है और बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ कहती है। और कुछ देर तक ये सब करकर थककर अपने कमरे में लौट रही थी। मगर पीछे से आर्नो ये सब कुछ देखकर सोचता है ये लड़की सच में बहुत ही फनी है, इसने अकेले उन तीनों को इतना डरा दिया कि उन तीनों को डरकर भागना पड़ा। और मैं सच में इस बारे में नहीं सोचा था कि ये ऐसी कुछ करेगी। और जब से मैं इसको लाइब्रेरी में ऑर्फनेज लिस्ट को चेक करते हुए देखा तब से मैं इसको लेकर क्यूरियस हूँ, क्योंकि जो बंदे ईटम फैमिली में एक बार पैदा होते हैं वो लोग ईटम फैमिली में आखिर तक रहने की कोशिश करते हैं। मगर ये सोचना मुश्किल है एक छोटी बच्ची जो इस ईटम फैमिली को छोड़कर भागना चाहती है।
और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आर्नो अपने रिंग को उतारकर उसी जगह पे फेंक कर बाहर जाकर इंतजार कर रहा था और आर्नो इस बारे में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस रिंग को आइडन को मिलेगा, मगर ये रिंग आइडन को ही मिलता है और आइडन बहुत ही प्यार से कहती है मैंने इसे आपके लिए क्लीन भी किया है। और इस रिंग को लेने के बाद आर्नो को एक एनर्जी महसूस होता है जिसको महसूस कर आर्नो कंफर्म हो जाता है कि ये उसी चीज का एनर्जी है। और अभी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये कहता है कि इसने सोचा था इसके पास ऐसी एबिलिटी होगी और ये घर छोड़कर जाना चाहती है और मैं सच में इसको लेकर बहुत ही क्यूरियस हूँ और मुझे इसको एक गिफ्ट भी देना चाहिए और जिसने भी अपने बच्चे को सही से एजुकेट नहीं किया है उनको भारी भरकम कीमत चुकाना होगा। मतलब आर्नो सीधा उन तीनों बच्चे के पेरेंट्स के बारे में कह रहा है। और इसके कुछ दिनों बाद न्यू ईयर गैदरिंग फिर से शुरू होता है जहाँ पर पहले आइरिस से पूछा जाता है कि बताओ तुम अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। ये सुनकर आइरिस भी फिर से कहती है ये मेरे पैदा होने को लेकर एक सीक्रेट है। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है तो ठीक है तुम अपनी इस सीक्रेट के बारे में बताओ। आइरिस भी कहती है अगर मैंने इसे बताया तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं सिर्फ इस तमाशे को देखने के लिए और मैंने अपने लिए अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, अभी मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त ड्यूक भी पूछता है बोलो छोटी फुलझड़ी तुम्हारा ये सीक्रेट क्या है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है ठीक है मैं अपनी सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूँ। मगर उसी बीच एक आदमी कहता है ये बच्ची मेरी बेटी है और ये भी गलती से फ्लो में कह देती है हाँ दादाजी मैं इनकी बेटी हूँ। और अगले ही सेकंड इसको भी रियलाइज होता है कि इसने ये क्या कह दिया। और उसी वक्त आर्नो आइडिस के बगल में आकर कहता है मैं फिर से कहता हूँ ये सीक्रेट यही है कि मैं आइडिस का फादर हूँ। ये देखकर आइडिस भी कहती है ये क्या था और सोचती है लगता है मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगी क्योंकि नॉवल में ये एक ऐसा बंदा है अगर किसी भी चीज में इसको इंटरेस्ट ना हो तो ये अपने जगह से हिलेगा भी नहीं और अगर किसी भी चीज में इसका इंटरेस्ट आ गया तो उस चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। और अगर कुछ समय बाद ये चीज से बोर होगा तो ये इसे तोड़ देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि दूसरा कोई इसे हासिल न कर पाए। और अगर मुझे एक सिंपल सेफ लाइफ चाहिए तो मुझे किसी भी हाल में इस आदमी को अवॉइड करना होगा। और ये सोचकर आइरिस कहने की कोशिश करता है मगर आर्नो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है जिससे आइरिस समझ जाती है कि मैं इसमें फंस गई हूँ, अभी इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है आर्नो तू ये जो कर रहा है ना इसे बंद कर दे, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। जो सुनकर आर्नो भी कहता है क्या आपको ये मजाक लग रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ खड़ा हूँ। जो सुनकर ड्यूक भी गुस्से में आ जाता है कि इस लड़के का मैं क्या करूँ। आइरिस भी सोचती है मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, ये ऐसे मजाक क्यों कर रहा है, मैं जल्दी से अपना सीक्रेट कहकर इस घर से निकलना चाहती हूँ। मगर इन दोनों के ऐसे आर्ग्यू करने के बीच में मैं कुछ कह भी नहीं सकती और ये सोचकर रोने लगती है। मगर उसी वक्त आर्नो कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मेरे बेटी से पूछ सकते हो। जो सुनकर आइरिस भी डर जाती है। उसी वक्त आर्नो धीरे से कहता है लोग जब बूढ़े होते हैं ना वो सस्पिशियस और सभी के ऊपर शक करने लगते हैं। और ये वह ड्यूक सुन लेता है और कहता है मैं सस्पिशियस, तुम बंदे ही ऐसे हो जिसको शक करना बनता है। मगर दूसरी तरफ आर्नो कहता ही जाता है क्या तुम इन लोगों को बताओगे मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। जो सुनकर आइरिस भी कुछ कहने की कोशिश करता है मगर आर्नो इससे किलिंग नजरों से देखता है जो देखकर आइरिस भी डर जाती है और कहती है हाँ इसने सही कहा ये मेरे पापा है। जो सुनकर आर्नो भी इसके सिर को सहलाता है मगर ड्यूक गुस्से में कहता है बच्ची तुम इसके झांसे पे मत आओ और तुम आर्नो क्या एक न्यू ईयर पार्टी में भी शांत नहीं रह सकती, इस बार तो तुम दूसरे लोगों के बच्चे को भी ले आए और इस बार लाए भी क्या एक छोटी भोली वाली क्यूट सी बच्ची को ले आए। ये देखकर लोग भी बातें करने लगते हैं क्या ये सच में आर्नो की बेटी है। ये सुन के दूसरा आदमी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता अगले साल आर्नो ने एक लड़के को लाया था मगर 4 महीने के बाद उसको घर से निकल दिया। जो सुन के पहला आदमी भी कहता है क्या ये लड़की आधे साल तक क्या रह पाएगी। जो सुन के दूसरा आदमी भी कहता है मुझे लगता है ये लड़की 2 महीने में ही घर से निकली जाएगी। जो सुनकर आइरिस भी सोचती है लगता है सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करे भी क्यों ना, क्योंकि आर्नो एक ऐसा बंदा है जो सभी लोगों को चेस पीस का गेम की तरह ही समझता है और सभी लोगों को ये सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज करता है और जब इसका मन बढ़ जाए तो वो बंदा इसके लिए और किसी काम का नहीं रहेगा। और उसी वक्त ये कहती है मुझे उस बच्चे के लिए अभी बुरा फील हो रही है। ये सुनकर इसका दोस्त भी कहती है मैंने अपने हस्बैंड से सुना है इसके पहले जिस लड़के को घर से निकाला गया उसको इतना पैसा दिया गया कि उन पैसों से एक छोटा आइलैंड भी खरीदा जा सकता है। जो सुनकर आइलैंड सोचती है मुझे किसी तरीके से सिर्फ यहाँ आधा साल रहना होगा, उसके बाद मैं एक आइलैंड खरीद पाऊंगी जहाँ पर मैं अपना पूरा लाइफ हैप्पीली रहूंगी। और ये सोचकर ये अपना मन बदल लेती है कि ऐसे देखा जाए तो ये आदमी उतना बुरा भी नहीं है। और ये सोचते हुए आर्नो की तरफ देख रहा था और आर्नो भी बातें करते हुए इस बात को नोटिस करता है और आयरन को अपने गोद में उठाते हुए कहता है मेरा इस साल का प्लान है कि मैं ये पूरा साल अपने बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, या कह सकते हो कि मैं एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। जो सुनकर ड्यूक गुस्से में कहता है तुम और एक अच्छा फादर
फादर तुम एक अच्छे लड़के नहीं और तुम एक अच्छा फादर बनना चाहते हो। जो सुनकर आर्नो भी कहता है प्लीज ऐसा चिल्लाना बंद कीजिए, मेरी बेटी डरी हुई है। जो सुनकर आयरन भी सोचती है मैं और डरी हुई, ये खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचकर कहती भी है मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं दादाजी से नहीं डरती। आर्नो भी कहता है तुम्हारा फादर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है इसलिए तुम नहीं डर रही हो, मैंने सही कहा ना। आयरस भी कहती है ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, दादाजी से तो बिल्कुल भी नहीं, दादाजी बहुत ही कूल है। और ये कहकर ड्यूक को भी कहता है दादाजी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ये देखकर ड्यूक भी कहता है ठीक है। उसके बाद रियलाइज होता है और कहता है गुस्सा कौन गुस्सा कर रहा है, मैंने अपने लाइफ में कभी गुस्सा नहीं किया। ये देखकर पीछे से ये दोनों बातें करते हैं, क्या लगता है ये अभी भी गुस्से में होंगे। दूसरा भाई भी कहता है मुझे नहीं लगता। उसी वक्त ड्यूक उठकर कहता है ये न्यू ईयर पार्टी यही पर ही खत्म होता है और बाकी लोगों का जो एनुअल प्लान है वो कलेक्ट कर बाद में मेरे टेबल में ले आना, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। ये क्या है जाने लगता है। उसी वक्त आर्नो भी कहता है हम भी चलते हैं। आयरन भी कहती है ठीक है, और आयरन सोचती है ये न्यू ईयर पार्टी खत्म होते ही मैं आर्नो का फेक डॉटर बन गई, मगर ये कितने देर तक मुझे ऐसे लेकर चलेगा, इसको तो किसी का सुनना पसंद ही नहीं। लगता है बैंक्वेट से बाहर जाते ही ये मुझे फेंक देगा, मगर ये धीरे धीरे ऐसे चल रहा है जैसे मुझे कोई परेशानी ना हो और मैं आराम से रहूं, और ऐसे पकड़े है जैसे कि मैं बहुत ही प्रेशियस चीज हूँ, और इसी नेचर के वजह से लोग आर्नो को बहुत ही पसंद करते हैं। मगर मुझे पता है आर्नो का ट्रू नेचर के बारे में। आर्नो के लिए सिर्फ मैं एक नया खिलौना हूँ, और जब इसका गेम खत्म होगा तब मेरा कोई काम नहीं रहेगा, तब मैं अपने एक्टिंग के लिए पैसे लूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तो आपको भी चोट नहीं लगेगा। और ये सोचते हुए आर्नो से चिपक जाती है कि मैं भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी तो मुझे भी दर्द नहीं होगा। और आर्नो भी इसकी तरफ देखता है और बहुत ही इविल तरीके से मुस्कुराता है जैसे कि इसने हासिल कर लिया हो। और ये एपिसोड यही पर ही खत्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या इस मानो को किसी ने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं किया है तो बहुत ही जल्द इसका दूसरा एपिसोड आएगा, वरना नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।